बच्चों, आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लीनियर जो मोशंस था उसके बारे में आपने आइडिया लिया होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में जब चलते थे, कोई स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ आ रही है तो इसमें बहुत बेसिक कई क्लास पहले आपको बताया गया होगा कि ये कितनी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस सपोज कीजिए एस हो गई, उसके साथ एक स्पीड होगी, स्पीड के साथ फिर एक्सीलरेशन होगा। फिर थोड़ा आगे क्लास में आप आए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अगर क्योंकि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो बेसिकली इसमें वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो हम डिस्टेंस की जगह पे हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलने लगे, उसमें वेक्टर लगा दिया। एंड ये जो स्पीड बोलते थे इसमें भी वेक्टर आ गया, एंड जो एक्सीलरेशन था इसमें भी वेक्टर आ गया। प्रॉब्ली इस चीज़ का आपको आइडिया होगा, नहीं है तो उसको आप फिर से देखिए और उसको पुरानी जो इक्वेशंस उनको देख के आइए, फिर इस चैप्टर पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम लीनियर मोशन की जगह पे सर्कुलर मोशन की तरफ जाएंगे। सर्कुलर मोशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ बात में लोगों को ये भी थोड़ा टफ लगता है, और पर आपको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी आपको लीनियर मोशन की तरह से ही आपको फाइनली बाद में आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए सर्कुलर मोशन में, तो जैसे हमने ये एक सर्किल ड्रा किया, ओके। अब उसके बाद कुछ चीज़ों को पहले डिफाइन करते हैं, क्योंकि कुछ नए सिंबल नोटेशंस चीज़ें आएंगी। तो डिफाइन क्या करते हैं वो देखते हैं कि जैसे ये सर्किल है तो इसका एक सेंटर सी होगा, और सेंटर सी हो गया। अब अगर इसको हम इस तरह से एक लाइन खींचें एंड देन कहें कि ये P1 पॉइंट पे है, किसी समय कोई कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे P1 पॉइंट पे है, एंड ये P2 पॉइंट पे पहुंचा, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो एंगुलर एंगल घूमा, ऐसे घूमा, तो ये कितना घूमा, ये डी थीटा घूमा। डी थीटा स्मॉल एंगल, डी जहां पे डी लग गया इसका तो डी एक्स डी वाई डी थीटा मीन्स वेरी स्मॉल एंगल। तो चाहो आप डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने इसको डेल्टा डी थीटा लिख दिया। एंड उस समय सर्किल पे जो कर्व चला ये हम कह देते हैं, सपोज कीजिए डेल्टा एस। तीन चीजें मैंने लिखी। एंड सर्किल का रेडियस आपने ले लिया सपोज कीजिए आर, ओके। तो जब आप लिनियरली चलते थे तो होता था कि ऐसे अगर आप केवल स्पीड की बात करें तो ये कितनी दूर चला, डेल्टा एस चला, और कितने समय में चला। अगर हम ये यहाँ पे टाइम भी लिख लें तो ये सबको डीएस ही कर लेते हैं, ये भी डीएस कर लिया, ये भी कर लिया, तो डेल्टा टी टाइम में, ये डेल्टा टी टाइम में चला। इसको हम फिर से लिख लेते हैं साफ साफ, ओके। तो ये P2 हो गया, ये डी एस हो गया, और डी टी टाइम में ये P1 से चला वहां पहुंचा, ठीक है। अब देखिए, अगर केवल इसका स्पीड की निकालना हो कि इसकी स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी आपको पहले पता है। टोटल डिस्टेंस कितना चला, ds डिस्टेंस चला, एंड डी टाइम में चला, तो ये तो इसकी स्पीड हो गई। जो हमको को पहले से ही पता, हम लोगों को पता ये तो लीनियर स्पीड है, ये ऐसे से जा रहा है सर्किल पे कोई, तो इसकी स्पीड हो गई v, हमने कह दिया। पर आप अगर ये देखिए यही समझने के लिए कि अगर आप सपोज कि यहाँ पे होगा तो स्पीड क्या होगी इसकी, इस डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन खाली देखोगे उसमें वेलोसिटी पे आ जाए, ये तो स्पीड हो गई। अगर डायरेक्शन वेलोसिटी पे आ जाए तो एक पहले डायरेक्शन यहाँ पे जा रहा होगा, ऐसे यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे उससे पता चलेगी, यहाँ पे ऐसे होगी। हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ये जो जो डायरेक्शन है उसकी वो चेंज होती जा रही है। जो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट फिर वेलोसिटी का भी आ जाएगा, उसको भी देखेंगे उसका क्या फर्क पड़ता है, कहाँ पे किस तरह से पड़ा। अभी खाली शुरुआत में नोटेशन बता रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें चीज डिफाइन की गई, एक तो ये तो आपको पता है स्पीड है, एंड आपको ज्योमेट्री से पता होगा कोई जो एंगल डी थीटा होता है वो क्या होता है, डी थीटा क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, ये जो डिस्टेंस होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर, ये पता होगा। ये ज्योमेट्री में होता है कि अगर कोई आर्क पे ऐसे इतना चला, ये थीटा चला, और ये इसकी रेडियस आर है सर्किल की, और ये एस है, तो थीटा क्या होता है,
एस बाई आर, दिस इज बाई डिफिनीशन, दिस इज बाई डिफिनीशन ज्योमेट्री में, क्योंकि इसी से निकलता है कि अगर टोटल सर्किल पे कोई चला तो टोटल सर्किल पे क्या आपको पता है सर्कमफेरेंस क्या हो जाती है, 2 पाई आर, देख लीजिए 2 पाई आर अपान आर, तो तब क्या हो जाता है थीटा थीटा कट जाता है, ये आर आर कट जाता है, तो टोटल थीटा कितना आ जाता है 2 पाई आ जाता है। तो वहां से आपको आइडिया लगा कि ये जो फार्मूला था, ये जो चीज थी, ये बेसिक ज्योमेट्री से आई हुई है, इसको हमने अलग से कहीं से नहीं लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये ज्योमेट्री का कोई भी एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, उस आर्क की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस, वहां से हमने ये ले लिया। अब अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ds इक्वल टू दी थीटा आर दी थीटा, आर को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड अब दोनों तरफ हमने dt से डिवाइड कर दिया, dt से दोनों तरफ से टाइम से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया v, ये वाला पार्ट हो गया v, और इसको r और दी थीटा बाई dt को हम ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा इज रिटन एज दी थीटा बाई dt। ओमेगा का मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल जो चेंज हो रहा है, इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ओमेगा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा से डिनोट किया करते हैं ओमेगा, एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड v, मैं भी स्पीड पे ही बात कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी पे नहीं आया हूं, केवल हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, हम आएंगे वेक्टर फॉर्म में भी आएंगे, अभी हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको पता है w, तो डिवाइड कर दो r से, तो वहां पे उस जगह पे उसकी स्पीड भी पता चल जाएगी। तो ये तो एक इसका फार्मूला हो गया। एंड अगर इसको आप दोबारा फिर से इंटीग्रेट कर दो, इसी को सपोज कीजिए, इस इक्वेशन को हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें, फिर हम इसको dv बाई dt लिख दें, ये क्या हो जाएगा, r इज कांस्टेंट, क्योंकि हम मान चल रहे हैं सर्किल पे चल रहा है, तो dw बाई dt हो गया। इसमें क्या होता है, ये जो है इसको फिर हम लीनियर एक्सीलरेशन बताएंगे, क्योंकि इस कर्व पे जो एक्सीलरेशन है वो लीनियर एक्सीलरेशन है। तो ये तो हो गया, dy बाई dt को हम लीनियर एक्सीलरेशन लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, इसको अल्फा लिख देते हैं। तो अल्फा क्या हो गया, dw बाई dt, ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो ये लिखते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये जो a है, ये इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, क्योंकि इस कर्व पे जो एक्सीलरेशन चलने का है वो एक्सीलरेशन है। अभी हम आगे देखेंगे कि इसके अलावा इसमें और भी एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि अभी हम मान के खाली स्पीड की बात चल रही है, पर चूंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, उसके कारण भी कुछ एक्सीलरेशन होता है, वो कहां से आएगा वो बाद में देखेंगे। अभी ये जो है, इसको इनफैक्ट हम इसको इसमें एक सफिक्स ऐसे लगा देते हैं at, दैट विल शो कि ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, मींस किसी भी पॉइंट पे कर्व पे ये एक्सीलरेशन इस तरह से उसी पे कर्व पे टेंजेंट पे है, ऐसे एक्सीलरेशन है। क्योंकि अभी हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी हम उसके डायरेक्शन पे फिलहाल नहीं आए हैं। तो एक ये आपको इक्वेशन मिली, रिलेशन, उसमें क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। इतना डिफाइन करने के बाद अब किया क्या गया है इसमें, जैसे अभी मैं अब इसी में थोड़ा हम जगह बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब चूंकि सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए और भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, तो कहा गया ये भी सर्कुलर जो मोशन की ये जो आए हैं, थीटा था, ये थीटा, ये डी थीटा जो डिस्प्लेसमेंट था, दैट इज, ये अगर थीटा लिया जाए कुछ भी, और ओमेगा वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन ये हो गया, तो चूंकि इसमें भी डायरेक्शन है, कैसे डायरेक्शन है कि ऐसे जा रहा है थीटा, ओमेगा की क्या डायरेक्शन होगी, अल्फा की क्या डायरेक्शन होगी, तो इसको वेक्टर की तरह से कैसे डिनोट किया जाए, इसको कैसे स्टडी किया जाए, तो उसके लिए क्या किया गया,
अब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे ये जो थीटा चेंज हुआ था, डी थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो चेंज हुआ था, तो अगर हम जैसे डिस्प्लेसमेंट वहां पे आता था, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी कि किसी भी जगह पे वो जिस डायरेक्शन में जाने की जा रहा है, इधर जाना चाह रहा है तो इधर की डायरेक्शन हो गई, इधर जाना चाह रहा है इधर की डायरेक्शन हो गई। उसी तरह इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन को बाई नोटेशन कंसिडर किया गया कि इसकी जो डी थीटा की डायरेक्शन होगी उसको हम वेक्टर फॉर्म में चूंकि स्टडी करना चाह रहे हैं, तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। कब? अगर हम एक उसमें राइट हैंड रूल बोला गया, मीन्स अगर सपोज कीजिए ये इस तरह मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है, तो इस तरफ हम ये अपना राइट हैंड जो है, राइट हैंड है, राइट हैंड का आपने जो ये जो फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स हैं, इनको आपने इनकी तरफ मूवमेंट की तरफ रखा, तो जिस तरफ आपका अंगूठा जा रहा है वो डायरेक्शन होगी डी थीटा की, ओमेगा की, अल्फा की। तो इसको हमने क्या किया, उस डायरेक्शन के हिसाब से इनको हमने वेक्टर क्वांटिटी बना दिया। ये स्टडी करने से पर्पज से, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर कैसे वेक्टर ये भी आते हैं, तो इनको वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया गया और कहा गया कि इनकी डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड रूल आप ऐसे करेंगे, ये इस तरफ जा रहा है तो उंगलियां इस तरफ, चार इस तरफ लगी तो अंगूठे की तरफ जो है वो डायरेक्शन हो जाएगी। इसी केस में अगर उल्टा घूम रहा होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती, इसमें जो स्किन है इसके अंदर की तरफ हो जाती, तो उस तरह से डायरेक्शन इसमें डिसाइड होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डायरेक्शन इसमें कैसे डिफाइन की गई, तो डायरेक्शन इस तरह से डिफाइन की गई राइट हैंड रूल से। तो ये आप एकदम क्लियर कट दिमाग में फिट कर लीजिए कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत ही कम लोगों को आता है, मैं भी आई थिंक हमने आईआईटी क्लियर कर लिया था, इवन यूपीएससी में भी मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था, तो उस समय भी शायद ये पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं आया था, जो अभी रिसेंटली आया है। ये जो डायरेक्शन डिफाइन की गई, ये बहुत ही, ये कहा गया कि बहुत ही स्मॉल जब मूवमेंट है, बहुत ही छोटा कोई मूवमेंट है, उसमें तो एज ए वेक्टर ये काम करेगा। अदरवाइज जब लार्ज मूवमेंट हो जाता है तो वेक्टर की तरह से काम जो ये जो ओमेगा और अल्फा ये है, ये वेक्टर की तरह काम नहीं करते हैं। बट जैसे अगर अभी हम खाली ये एक ही डायमेंशन में घूमने की, मतलब इस एक ही प्लेन में घूमने की बात करें, तो उसमें परफेक्टली राइट, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, यू कैन कंसीडर कि ये वेक्टर ही है हर समय। बट अगर वो भी अभी बताने जा रहे हैं, अगर कोई सिचुएशन ऐसी, अभी हमने तो ये कह दिया कि वेक्टर है, वेक्टर इस तरह से है। अब अगर आप देखिए, विजुलाइज कीजिए एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ठीक से विजुलाइज कीजिएगा, बहुत कम लोगों को पता है। हो सकता है कभी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिल भी जाए किसी ना किसी एग्जाम में। अगर हम ये देखें, इनफैक्ट ये हमने किया एक्स एक्सिस, ये किया वाई एक्सिस, ठीक है। अभी तक जो हम सर्किल में घूम रहे थे, ये पार्ट नहीं था, ये पार्ट हम अभी डिलीट कर देते हैं, ये पार्ट नहीं था, ठीक है, ये पार्ट नहीं था, इसमें केवल इतना था। तो अब वो सर्किल में कोई घूम रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो उसमें तो हमेशा डायरेक्शन ऊपर ही रहेगी। बट अगर कोई जो, अगर आप ये इस तरह का एंगुलर मोमेंट 3 डायमेंशन में देखें, तो 3 डायमेंशन में क्या होगा कि जैसे वो जो पहले अभी तक घूम रहे थे, हम एक्स वाई प्लेन में ही घूम रहे थे, एक्स वाई प्लेन में ही घूम रहे थे। एंड यहाँ पे जेड प्लेन में ड्रा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को कुछ विजुअली आपको दिखाना है। जेड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को आप अपनी तरफ मान लीजिए ऐसे जाते हुए, दैट इज जेड एक्सिस, कि यहाँ पे जेड एक्सिस जो है ऊपर की तरफ है। जस्ट हमें विजुलाइज करने के लिए हम चाहते हैं जेड एक्सिस को ऐसे भी दिखा सकते थे, वैसा नहीं दिखा है। तो अगर एक्स वाई प्लेन में ही ऐसे मूवमेंट है तो नो प्रॉब्लम, वो उसका क्या होगा, जो डी थीटा जो मोमेंट है थीटा का, उसका उसका डायरेक्शन इस तरफ मानेंगे, एंड ओमेगा भी डायरेक्शन इस तरफ मानेंगे, और अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन इस तरफ मानेंगे। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम तीनों प्लेन में घुमा रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में भी घुमा रहे हैं, वाई जेड प्लेन में भी घुमा रहे हैं, जेड एक्स प्लेन में भी किसी चीज घुमा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन होगी, क्या वो वेक्टर होंगे?
तो वेक्टर के बारे में आपको ये तो बताया गया है कि ना, वेक्टर में क्या होता है कि कोई भी वेक्टर है तो उसका एक तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। फिर क्या हो गया, वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, ये तो बेसिक हो गया, डायरेक्शन होती है। फिर क्या होता है, वेक्टर्स के बारे में ये भी बोला जाता है, अगर कोई दो वेक्टर हैं a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए, मीन्स जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले नॉर्थ में कोई गया 10 मीटर और फिर नॉर्थ से साउथ में चला गया 10 मीटर या 12 मीटर 15 मीटर, तो आप रिजल्टेंट जो निकालोगे वो दैट शुड बी इक्वल टू कि पहले साउथ में चला जाए फिर उतना नॉर्थ में जाए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ जो है ये भी वेक्टर को फॉलो करना चाहिए। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये हम देखना चाहेंगे। कि हम यहाँ पे तीन चीजें ले लेंगे, यहाँ पे ए तीन वेक्टर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। अगर ए में बी में प्लस फिर सी में जोड़े तो क्या वो बी में जोड़े, बी बी ए बी पहले जोड़े फिर ए बी पी सी इस सीरीज में जोड़े, या पहले बी सी जोड़ करके उसमें ये जोड़े, सब बराबर होगा क्या, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा क्या वेक्टर में, ये देखने के लिए क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ये इसका रिमोट है, तो इसको हम घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, पहले हम घुमाएंगे, ये जेड प्लेन जेड एक्सिस इधर है, तो पहले हम घुमाएंगे इस डायरेक्शन में, मींस एक्स डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हम 90 एंगल घुमाएंगे। अभी देखिएगा, ये 90 एंगल घुमाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम इस प्लेन में 90 एंगल घुमाएंगे, वाई एक्सिस के अराउंड 90 एंगल घुमाएंगे, पहले एक्स एक्सिस के दौरान, फिर वाई एक्सिस के दौरान 90 एंगल घुमाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम जेड एक्सिस के दौरान 90 एंगल घुमाएंगे। ये तीन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आपको हम करके दिखाएंगे और फिर उसका हम क्रम चेंज करेंगे, पर रिजल्टेंट क्या आता है आप देखिएगा। इससे आपको लगेगा कि लार्ज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर मूवमेंट है, दे आर नॉट वेक्टर। तो लार्ज एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नॉट वेक्टर एंड लार्ज एक्सेलरेशंस आर आल्सो नॉट वेक्टर। वो उस लिए अब देखिए, सपोज कीजिए पहले हम देखिए ऐसे पकड़े हुए हैं, देखिएगा इसका ये फ्रंट साइड इस तरफ है, तो पहले हमने क्या किया, एक्स के एक्सिस के दौरान 90 एंगल घुमाया, फिर हमने क्या किया, वाई एक्सिस के दौरान 90 एंगल घुमाया, फिर हमने क्या किया, जेड एक्सिस के दौरान 90 एंगल घुमाया। तो ये पार्ट ये इधर आ गया, ये ध्यान रखिएगा कि ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो गया एकदम से। अब हम जरा इसका क्रम चेंज करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। पहले हम वाई एक्सिस के दौरान घुमाते हैं, ऐसे आया, वाई एक्सिस के दौरान 90 एंगल घुमाया, फिर हमने एक्स एक्सिस के दौरान 90 एंगल घुमाया, फिर हमने जेड एक्सिस के दौरान 90 एंगल घुमाया। अब ये देखिए, ये पूरा इस स्क्रीन के पैरेलल दिख रहा है। तो पहले रिजल्ट क्या आया था, ये आया था, अब रिजल्ट ये आया, ये आया पहले रिजल्ट, अब ये आया। तो अगर हमने मूवमेंट का क्रम चेंज कर दिया तो रिजल्ट अलग आ गया। दैट मीन्स ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर नहीं होता है। जब छोटे डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उसी जगह मान लिया हम इसमें 1 डिग्री कर दें, ये 1 डिग्री कर दें, ये 1 डिग्री मूवमेंट कर दें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमने हल्का सा हमने इधर एक्सेस किया, हल्का सा वाई से किया, हल्का सा जेड किया, ये रहा। अगर हम पहले वाई कर देते हैं तो पहले वाई हो गया, फिर एक्स हो गया और फिर जेड हो गया, तो लगभग एक ही चीज दिख रही है। तो स्मॉल मूवमेंट में तो रिजल्ट एक ही आ रहा है, पर लार्ज मूवमेंट में रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये वेक्टर लार्ज जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उस केस में वेक्टर नहीं उनको कंसीडर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जगह कम भी बुक्स में मिलेगी नहीं, पर इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब वापस आते हैं, हमने दो चीजें बताई थी, v इक्वल टू आर ओमेगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो लीनियर है दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। तो मोस्टली आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से कि जितनी भी एंगुलर चीजें होती हैं, एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसको बस उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिए तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर से मल्टीप्लाई कीजिए तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी, जो नॉर्मल उसको आप लीनियर वेलोसिटी भी बोल सकते हो। अब अगर ये वाली सिचुएशन में आप देखें, ये वाली सिचुएशन में देखें तो इस केस में क्या होगा, ये जितने भी ये आपने ओमेगा अल्फा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ निकली होगी, आपकी तरफ आ रही होगी ऐसे, क्योंकि आप ऐसे घूम रहे हो।
तो इसमें अब ओमेगा बढ़ता है तो अल्फा भी बढ़ेगा, जो भी, तो सब कुछ इसी तरफ रहेगा, डायरेक्शन एक ऐसे रहेगी जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ये सारी चीजें ई वाली सिचुएशन में जब खाली आप एक प्लेन में ऐसे घूम रहे हो तो सारी की सारी चीजें सारी डायरेक्शन एक ही में होंगी। इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, अगर ऐसे घूम रहे हैं हम किसी उसके दौरान, तो ये अगर हम थीटा की बात करें तो इसकी डायरेक्शन, ओमेगा की भी डायरेक्शन इधर रहेगी, अल्फा की भी डायरेक्शन इधर ही रहेगी। तो ये सिचुएशन कौन सी आ गई? ये सिचुएशन एकदम लीनियर जो मूवमेंट होता है उसके हिसाब से आ गई कि आप एक ही डायरेक्शन में जब जाते हो तो उसमें क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, एंड ये सब जो है एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो जो आपने जो 3 इक्वेशंस पढ़ी थी लीनियरली जो आते, जो 3 इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या हुआ करती थी? वो होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक पढ़ा होगा ये पढ़ा था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था आपने, फिर v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था। तो ये बेसिकली इक्वेशन उस टाइप की सारी ही जितने मोशंस हैं उसके लिए थी जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और सब एक ही डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है। ये तो हो सकता है माइनस प्लस हो सकता है कि माइनस ओमेगा हो जाए तो नीचे हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाए तो नीचे हो जाएगा, बाकी के केस में ये लागू हो रहा था। तो ये इक्वेशन अब यहाँ पे भी चलेगी, ये इक्वेशन यहाँ पे भी चलेगी, बस इसका रूप बदल जाएगा। और रूप कैसा बदल जाएगा? आप फाइनल वेलोसिटी कुछ ओमेगा लिखोगे, ये इक्वल टू ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, ये भी इक्वेशन आपकी चलेगी। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, एस की जगह पे थीटा आ जाएगा, अल्फा एस की जगह पे थीटा आ जाएगा। एंड देन क्या था? हाँ, ये W फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये जो 3 इक्वेशन हैं ये आपको सर्कुलर मोशन में भी काम आएंगी। ओनली थिंग इज हियर अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट। ये अल्फा क्या है? ये टेंजेंशियल वाला अल्फा है, ये जो इसकी तरफ ये वाला जो अल्फा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वाला, जो उससे जो ये एंगुलर अल्फा निकलता है वो है ये वाला, यहां से आया था ना ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, उसको r से डिवाइड करोगे तो ये अल्फा आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन में भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास होंगे। शुरुआत में बेसिकली यही क्वेश्चन होंगे, v ऐसा है तो ओमेगा कैसा होगा, ये ऐसा है तो अल्फा कितना निकलेगा, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इतनी थी, उतने टाइम बाद इतना एक्सेलरेशन है तो कितना निकलेगा। तो ये तो पैरेलल हमने उसी लीनियर इक्वेशन से ही कर लिया। अब आता था ये मैंने अभी तक जो कंसीडर किया था, इसमें हमने कंसीडर किया है कि ये ऐसे घूम रहा है एंड इसमें इसकी जो है स्पीड भी चेंज हो रही है, उसके हिसाब से ये इक्वेशन बनी थी। एंड स्पीड जब चेंज हो रही है वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात किया था हमने, वो 80 था जो एंगुलर एक्सेलरेशन से इस तरह से कनेक्टेड होता है। अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? पहले आप ये देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे अगर हम एक सर्किल ऐसे बनाएं, ओके, और हम ये कहें कि इस पे जो भी पार्टिकल या कोई भी जो चीज चल रही है वो कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है, जो ये जो स्पीड है चलने की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड इक्वल टू v, दैट इज कांस्टेंट। इस पे जो चल रहा है, इस पे लीनियर स्पीड इसकी जो है वो कांस्टेंट है। तो उसके केस में देखिए लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, तो उसको कैसे हम निकालेंगे? क्योंकि जब लीनियर स्पीड कांस्टेंट तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। उसके केस में क्या होगा, ये dv बाई dt जीरो हो जाता है। अगर इसकी वेलोसिटी v है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट है v है,
तो ये 0 हो जाता है। तो अभी जो हमने पढ़ा था ये टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा, तो ये अगर 0 हो गया तो ये वही चीज है, 0 हो गई तो अल्फा भी 0 हो गया। तो उस केस में इवन एंगुलर एक्सीलरेशन भी 0 हो जाता है टेंजेंशियल वाले पार्ट से। ठीक है, जो टेंजेंशियल वाला पार्ट है इसके कारण एंगुलर एक्सीलरेशन भी 0 हो रहा है। बट ये कौन सा है, ये एक्सीलरेशन के अलावा अगर हम इसमें अब अभी तक हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड रिलेटेड ये एक्सीलरेशन था। अब अगर हम बात करें केवल स्पीड बराबर है एंड किसी समय सपोज कीजिए ये इस जगह पे स्पीड है v, ऐसे इस डायरेक्शन में इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इस डायरेक्शन में स्पीड ऐसे है v, ओके, एंड कुछ समय बाद ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई और स्पीड ऐसे हो गई, ये v हमने पीछे की तरफ डैश कर लिया जिससे मिल सके यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट P1 था, ये पॉइंट P2 है। स्पीड केवल इतनी हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको कौन से कलर से कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, ये स्पीड है यहाँ, ये v हो गई और ये स्पीड इधर v है, दोनों में v ही स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है ओनली। अब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जरा ये देखा जाए। तो अगर ये एंगल थीटा था तो देखिए ये तो 90 एंगल है, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए हमको इस पॉइंट पे इसका वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना भाई, इस जगह पे जो पार्टिकल जा रहा होगा तो उसकी स्पीड इस तरफ जा रही होगी, इस जगह पे जा रहा होगा इस टेंजेंशियल स्पीड होगी, दिखाई पड़ेगी वेक्टर के फॉर्म में अगर देखोगे। तो ये 90 एंगल हो गया, ये 90 एंगल हो गया, ये फिर इसका मतलब ये 180 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। ओके, तो अब इसको हम डिनोट कर दें, एक ये भी स्पीड टाइम टी पे है, ये भी स्पीड टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे है। ठीक है, ये सिचुएशन है। एंड अब इसमें हम जो सारा कुछ वेक्टर में कंसीडर करेंगे, इसको भी वेक्टर ही ले लेते हैं, ऐसे ये वेक्टर लिख लेते हैं, ऐसे वेक्टर लिख लेते हैं। ये जो रेडियस है ये टाइम टी पे है, और उसके बाद ये जो है ये टाइम ये टी पे है, ये टी प्लस टी पे है, टी प्लस डेल्टा टी पे है। तो अब देखिए ये जो डिस्टेंस है इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इधर से इधर हो गई। तो हम केवल अभी वो भी कांस्टेंट है, ये भी आर भी वैल्यू कांस्टेंट है, पर ओनली थिंग उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अभी हम वेक्टर में अभी उससे पहले जो हम स्टडी कर रहे थे स्पीड को लेके चल रहे थे, उसमें वेक्टर को नहीं, ओनली हमने डिनोट किया था कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, बट अभी एक्चुअल में हम सारा कुछ वेक्टर में लेके कंसिडर कर रहे हैं। तो हम इन दोनों के लिए हम अलग अलग ये बनाए कि जैसे ये हो गया आर, पहले ये वाला हम यहाँ पे बनाया आर, ठीक है, आर टी ये बनाया वेक्टर मैंने, फिर एक वेक्टर हुआ आर टी प्लस टी, ये हो गया। तो ये एक वेक्टर होगा, इसमें डेल्टा आर होगा, डेल्टा आर, इसमें इतना ऐड हुआ तो इतना बना। या अगर केवल दिस इक्वल टू दिस इज सम ऑफ दिस प्लस दिस, तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर अगर निकालना चाहोगे तो डेल्टा आर होगा, क्या होगा, दिस माइनस दिस। ये वेक्टर से आता है, वैसे तो वेक्टर में पढ़ने, इसलिए वेक्टर के बारे में आइडिया नहीं तो पहले वेक्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये डेल्टा आर वेक्टर हो गया, एंड इसमें ये एंगल थीटा है। ओके, अब इसी तरह हमने अगर v और vt और v इसका वेक्टर बनाए तो ये कैसे बनेगा, ये एक v हो गया। हम अगर वही डायरेक्शन ले लें जिसमें कंफ्यूजन ना हो आपको, हम एक ये v ले लिया, ऐसे v, ये v वेक्टर है टाइम t पे, फिर दूसरा एक वेक्टर हो गया ऐसे, फिर एक दूसरा वेक्टर हो गया ऐसे, ये हो गया v t प्लस डेल्टा टी टाइम पे, ये हो गया। तो इन वेक्टर का डिफरेंस कैसा हो गया, ये डेल्टा v हो गया, दिस प्लस डेल्टा v इक्वल टू वेक्टर दिस। तो इसको हमने डिफरेंस को डेल्टा v से डिनोट कर दिया, इसको डेल्टा r से डिनोट कर दिया। अब देखिए ये एंगल थीटा है,
ये देखिए इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा था, और ये जो आर वेक्टर है इनके बीच भी एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ये जो डिस्टेंस है क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, ये जो वी टी प्लस डेल्टा टी पे डायरेक्शन खाली चेंज हुई है पर मैग्नीट्यूड बराबर है। ये और ये डायरेक्शन, ये और ये चीज बराबर है, एंड यहाँ पे इसी तरह से ये आर और ये आर बराबर है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गए, सिमिलर टाइप के ट्रायंगल हो गए। जब सिमिलर टाइप के ट्रायंगल हो गए तो आप इनको आप ज्योमेट्री से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड खाली मैं ले रहा हूं अभी क्योंकि आर टी पे इसका मैग्नीट्यूड, आर टी का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डिस्टेंस आ रही है, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो इसका मैग्नीट्यूड आ रही है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंड इसी तरह से डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, ये दो ट्रायंगल से आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी को हमने लिख दिया इस तरह से, v अपान आर डेल्टा आर। अब इसमें सबको हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये डेल्टा टी यहां से यहां जाने में टाइम लगा, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये कोई एक्सेलरेशन होगा जिसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि ये क्या एक्सेलरेशन अभी देखते हैं क्या है, एंड v अपान आर हो गया, एंड डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या होगा ये जरा विजुलाइज कीजिए, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या होगा ये जरा विजुलाइज कीजिए। जैसे ये थीटा बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा थीटा दिख रहा है, बट अगर केवल इतना जब थीटा छोटा होता चला जाएगा, एकदम छोटा होता बेसिकली हमने छोटा ही कंसिडर किया है, इसमें दिखाने के लिए बड़ा लिखा है, बट जब बहुत ही छोटा होगा तो ये क्या होगा, डेल्टा आर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे एकदम इसमें आप एक स्मॉल सा बनाने की कोशिश करें, सपोज करो इस कलर से एक छोटा सा ऐसी जगह होती है, ऐसी सिचुएशन होती, तो ये आर हो गया, ये आर टी प्लस डेल्टा टी पॉइंट पे हो गया, और ये डेल्टा आर हो गया, यहाँ पे ये डेल्टा आर है। तो डेल्टा आर भी जो है ना, बेसिकली जो वेक्टर वाला डेल्टा आर है, ये बेसिकली इस आर्क के बराबर हो जाता है। तो ये जो आता है ना डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये भी बेसिकली v की वैल्यू हो जाती है, दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू v, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी उस कंडीशन में v के बराबर हो जाता। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते, ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, ये जो एक्सेलरेशन है ये हो जाता v स्क्वायर अपान आर, v स्क्वायर अपान आर एक एक्सेलरेशन होता। अब ये एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपान आर क्या है, ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अभी हम v स्क्वायर अपान आर क्या है, मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमने ये थीटा बहुत बड़ा बनाया था, अगर हम इसको छोटा कर दें, अगर इसको हम छोटा कर दें और इसको हम ऐसे बनाएं, ये सॉरी इसको अगर हम छोटा कर दें इस जगह पे, तो आप देखिएगा क्या हो गया, इनफैक्ट आप इसी में देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसको अगर हम थीटा को छोटा करना चाहें, इसको ऐसे छोटा करते चले जाएं, बहुत मतलब छोटा सा थीटा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये ऐसे करते एकदम यहाँ पे आ जाएगा, और डेल्टा वी जो है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, वीटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ये। तो जब ये हम निकाल रहे थे, ये डेल्टा वी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी, टी तो खाली डेल्टा टी तो स्केलर है, तो अगर डेल्टा वी जो है, ये डेल्टा वी इस v के परपेंडिकुलर हो गया। कैसे, फिर से देखिए, अब ऐसे दोनों को मिलाते चले जाएंगे, इसको ऐसे मिलाते चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली डेल्टा v जो है ये v के परपेंडिकुलर दिखेगा। तो डेल्टा v अगर परपेंडिकुलर है तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है किसी भी जगह पे, ये परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। मैंने ये क्यों बना दिया कि अंदर की तरफ लग रहा है, क्योंकि वो आप देखें ना, मैंने वही किया था, ये डेल्टा ये v है, ये v है, ये दोनों मिलते चले जाएंगे, तो ये बेसिकली डेल्टा v की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो अंदर की तरफ ऐसे लगता है। इसको क्या बोलते हैं, ये अंदर की तरफ लगता है। तो ये जो इक्वेशन आई आपकी,
ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। ये कौन सा है? ये इसको बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। अभी हमने एक एक्सीलरेशन निकाला था, वो क्या था? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाला था इससे पहले। वो क्या था? आर इंटू अल्फा। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था। वो कब था? जब यूनिफॉर्म मोशन नहीं था, वेलोसिटी स्पीड भी चेंज हो रही थी पार्टिकल की सर्किल पे। बट यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है, फिर भी एक एक्सीलरेशन है, वो ये लग रहा है, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपेटल, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपेटल इक्वेशन। अंदर की तरफ लगता है, इसको फिजिकली विजुलाइज करना चाहे अंदर की तरफ कैसे लगता है तो आप उस तरह देखिए। ये विजुलाइजेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अभी तक जो है सर्किल ड्रा कर रहे थे, किसी जगह पे सपोज करो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, एंड आपने इसको ऐसे धक्का दे दिया इधर से अंदर, उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ धक्का दे दिया तो ऐसे मुड़ जाएगा, फिर धक्का दे दिया तो ऐसे मुड़ जाएगा, फिर धक्का दे दिया तो ऐसे मुड़ जाएगा, फिर इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ धक्का दे दिया फिर मुड़ जाएगा, फिर परपेंडिकुलर धक्का दे दिया फिर अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, फिर धक्का दे दिया तो फिर मुड़ जाएगा। अब यहाँ पे भी आ गया तो फिर हमने इसको अंदर की तरफ धक्का दे दिया तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये तो मैं थोड़ा थोड़ा पर लगातार अगर उसको अंदर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है तभी तो वो सर्कुलर मोशन में ऐसे से घूमेगा। तो इसका मतलब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उस केस में केवल एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके कारण ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके कारण ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले डायरेक्शन ये थी, फिर ये हो गई, फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, एंड डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन किस लिए चेंज हो रही है? क्योंकि हर जगह उसको एक परपेंडिकुलर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो एक और एक्सीलरेशन लगता है, वो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो भी आर अल्फा वाला। दूसरा हो गया ये रेडियल एक्सीलरेशन, ये अंदर की तरफ वाला, ये माइनस वी स्क्वायर अपान आर हो गया। तो ये केवल यूनिफॉर्म मोशन में लगेगा जहां पे एटी ही जीरो है, क्योंकि जब आप इस पे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो ये एक्सीलरेशन जीरो होगा। बट अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं चल रहे हैं तो ये चल रहा है, पर दोनों का है तो दोनों का एक्सीलरेशन मिला के ये होगा। तो नेट एक्सीलरेशन किसी पार्टिकल पे जब नॉन यूनिफॉर्म में है तो डायरेक्शन के कारण जो चेंज हो रहा है, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके कारण जो इंटरनल एक्सीलरेशन जो एक्सीलरेशन है वो माइनस वी स्क्वायर पर आर लगता है, वो परपेंडिकुलर होता है पार्टिकल के अंदर। ये किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके कारण एक्सीलरेशन अंदर की तरफ है। ये क्या हो रहा है? ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, उसके कारण एक्सीलरेशन ये कंपोनेंट है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके कारण जो एक्सीलरेशन है ये है माइनस वी स्क्वायर अपान आर। अभी तक तो हमने इसको अलग अलग क्या बोलते हैं जनरेट किया है या प्रूफ करके दिखाया है। अगले सेशन में हम इनफैक्ट इसको दिखाएंगे कि एक ही साथ हम यूनिट वेक्टर को कंसीडर करके किस तरह से एक ही उसमें हम ये दोनों कंपोनेंट डिराइव कर सकते हैं, तो उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो फिलहाल आप ये जानने की कोशिश कीजिए अल्फा बीटा ओमेगा और अल्फा उसकी डायरेक्शन। देन उसके बाद अगर वो खाली एक ही प्लेन में चल रहे हैं तो हम उनको लीनियर इक्वेशन की तरह से भी उनको यूज कर सकते हैं, उन पर क्वेश्चन लगा सकते हैं। फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन खाली है, मतलब ये इसकी जो स्पीड बराबर है, तो केवल एक फोर्स ये लगेगा माइनस वी स्क्वायर अपान आर, अंदर की तरफ फोर्स नहीं सॉरी एक्सीलरेशन लगेगा। अदरवाइज अगर वो स्पीड भी इसकी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो देयर विल बी टू एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। जो भी पार्टिकल यहाँ पे है उसमें एक एक्सीलरेशन ये होगा, दूसरा एक्सीलरेशन ये होगा। इसके बाद का हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।